वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी देश की विदेश नीति निम्नलिखित में से किन कारणों पर पारस्परिक प्रभावों द्वारा निर्धारित होती है? पड़ोसी देशों से संबंधों के स्वरूप एवं प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, राष्ट्रीय हित, भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थिति। तो यह चारों प्रभाव हैं जो कि विदेश नीति को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है? हमें चुनना है कौन सा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है। पहला कथन, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा प्रजातिवाद का विरोध करना, विकासशील देशों के मध्य वर्चस्व स्थापित करना, नीति निर्माण में स्वतंत्रता बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकासशील देशों के मध्य वर्चस्व स्थापित करना भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल ने तटस्थता की नीति को प्रारंभ किया था। 1960 के दशक में इन्होंने तटस्थता की नीति को प्रतिपादित करते हुए 1960 के दशक में जारी शीत युद्ध के सैन्य गठबंधनों से बचने का प्रयास किया। उन्होंने अफ्रीकी एशियाई देशों के बहुमत की इच्छा को संदर्भित करने के लिए तटस्थता को महत्व दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के उद्भव काल में संपन्न हुई सहयोग बैठकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध मार्च 1947 में एशियाई देशों के बीच सहयोग के लिए 28 देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, वर्ष 1949 में नई दिल्ली में स्वतंत्र देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्देश्य 9 स्वतंत्र देशों के बीच सहयोग स्थापित करना था। जी हाँ, यह कथन भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि हमें चुनना था कौन सा कथन सही नहीं, तो दोनों कथन सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। भारत के नेतृत्व में मार्च 1947 में एशियाई देशों के बीच सहयोग के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग एवं एकता को बढ़ाना था। इसी प्रकार वर्ष 1949 में भारत की स्वतंत्रता के उपरांत 9 स्वतंत्र देशों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें समान समस्याओं के समान हल पर विचार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। हमें चुनना कौन सा कथन सही नहीं। पहला कथन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अगला कथन है, गुटनिरपेक्षता की नींव बारडुंग सम्मेलन में प्रारंभ हुई। जी हाँ, गुटनिरपेक्षता की नीति बारडुंग सम्मेलन में प्रारंभ हुई। अगला कथन, गुटनिरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1962 में बेलग्रेड में हुआ। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, ना कि 1962 में। अगला कथन है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना में नेहरू जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कथन भी सही है। तो हमें चुनना कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केवल 3 गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। शांति, उपनिवेशवाद से मुक्ति, प्रजाति समानता एवं सैन्य गुटों से निरपेक्षता स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के मुख्य पहलू थे। इंडोनेशिया के एक शहर बारडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन, जिसे बारडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1955 में संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, मिस्र के अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा घाना के वामे एनक्रोमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दलाई लामा की भारत में शरण। दलाई लामा भारत में 1959 में आए थे। इन्होंने 1900 चीन सैनिकों द्वारा तिब्बत में वर्ष 1958 के सशस्त्र विद्रोह के फलस्वरूप धर्मगुरु दलाई लामा सीमा पार भारत आ पहुंचे और भारत से शरण मांगी। वर्ष 1959 में भारत में उन्हें शरण दी गई। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम हो जाएगा 1, 4, 3, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष 1962 में हुए भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण भारत द्वारा दलाई लामा को शरण प्रदान करना एवं चीन द्वारा भारत के लद्दाख स्थित अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने हेतु हमला करना था, क्योंकि चीन अंग्रेजी शासन के सीमा निर्धारण का पालन नहीं करना चाहता था। बांग्लादेश का उदय वर्ष
वर्ष 1971 में हुआ। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह उसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। 3 जुलाई 1972 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में एक शांति समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके फलस्वरूप भारत पाकिस्तान युद्ध पर विराम लगा और दोनों देशों में शांति स्थापित हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य क्या था? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखना, आर्थिक विकास की गति को अधिक तीव्र और प्रभावी बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागी अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता पंचशील सिद्धांत नहीं है। भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत प्रत्येक देश द्वारा एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता और आपसी हित, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन-लाई द्वारा संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पंचशील की घोषणा कब की गई? 1952 में, 1954 में, 1962 में या 1966 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 में। 1954 में पंचशील सिद्धांत की घोषणा की गई। पंचशील सिद्धांत समझौते पर दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अभूतपूर्व कदम था। वर्ष 1949 में हुई चीनी क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले देशों में से एक था। पंचशील भारतीय विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और हस्तक्षेप के विश्वास के आधार पर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 1954 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त घोषणा पत्र में पंचशील को प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में हुए भारत नेपाल परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पारस्परिक सुरक्षा संबंध, एक दूसरे के नागरिक के साथ आवास संपत्ति के स्वामित्व के विकास में अपने नागरिकों जैसा व्यवहार करना, आर्थिक आदान प्रदान करना। उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। वर्ष 1950 में हुए भारत नेपाल परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की संधि के संदर्भ में सभी विकल्प सत्य हैं। वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण संधि के मुख्य पक्ष निम्नवत हैं। दोनों देशों के सरकारों ने न केवल सदैव पारस्परिक शांति और मित्रता रखना स्वीकार किया, अपितु देश की सुरक्षा में किसी बाह्य आक्रामक खतरे को सहन न करने का संकल्प भी किया। संधि में नेपाल को भारत से अथवा भारत के माध्यम से रक्षा सामग्री आयात करने की अनुमति प्रदान की गई। दोनों देशों की सरकारों ने एक दूसरे के नागरिकों के साथ आवास संपत्ति के स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्य में भागीदारी के विषय में अपने नागरिकों जैसा व्यवहार करने का निर्णय लिया। तदनुसार दोनों संप्रभु देशों के लोग बिना पासपोर्ट और परमिट के एक दूसरे के देश में आवागमन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है, जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति स्थापना के लिए ताशकंद में समझौता किया गया। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ। यह कथन भी सही है। अगला कथन है, ताशकंद समझौता में 9 सूत्री शांतिपूर्ण स्थापना के संबंध विनिहित थे। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार हमारे तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 कथन सही हो जाएंगे। ताशकंद उज्बेकिस्तान में 3 जनवरी से 10 जनवरी 1966 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के बिंदुओं पर चर्चा हुई। समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में सामान्य और शांतिपूर्ण सहयोग के लिए 9 सूत्री बिंदुओं पर सहमति बनी। इस समझौते पर वार्ता के दौरान ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या।
अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1972 में किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में हुआ। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। यह कथन भी सही है कि यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद किया गया। समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूरब की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, भारत पूर्वी एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। भारत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद व्याप्त निर्वात को भरना चाहता है। यह कथन भी सही है। भारत दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है। यह कथन भी सही। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। भारत तथा श्रीलंका के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, भारत और श्रीलंका परस्पर पड़ोसी देश हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारत और श्रीलंका परस्पर पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क के सक्रिय सदस्य हैं। यह कथन भी सही है। भारत और श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिकता से लगभग एक ही समय में स्वतंत्र हुए। यह भी कथन सही है। भारत और श्रीलंका के बीच 1948 में सीमा विवाद को लेकर युद्ध की स्थिति बनी थी। यह कथन बिल्कुल गलत है कि 1948 में युद्ध की स्थिति बनी थी। तो हमें चुनना था कौन सा कथन सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के साथ भारत की विदेश नीति के में सैद्धांतिक रूप से शामिल नहीं है। हमें चुनना है कौन सा भारत की विदेश श्रीलंका के साथ भारत की विदेश नीति में शामिल नहीं है। पहला, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। नन्ही सशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना। तमिलों को संपूर्ण नागरिकता प्रदान करना। तो यह कथन गलत हो जाएगा। तमिलों को संपूर्ण नागरिकता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केवल 4, बाकी तीनों श्रीलंका के साथ भारत की विदेश नीति में सैद्धांतिक रूप से शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की विदेश नीति की धुरी है। यह कथन बिल्कुल सही है कि यह भारत के विदेश नीति की धुरी है। अगला कथन है, इस संगठन के सदस्य देशों की सीमाएं भारत से जुड़ती हैं। यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। भारत इसकी सार्क के सदस्यों में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा किंतु उन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है। पहला कथन, स्वतंत्रता और समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इन घोषणा में सूचीबद्ध मानव अधिकारों को महत्व दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र को समर्थन के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। हमें चुनना उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय संधि की स्थापना करना, समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक मंच, व्यापक निःशस्त्रीकरण, वैज्ञानिक सांस्कृतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों के संचालन की दृष्टि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण की मांग मुख्यतः है महासभा से, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से, सुरक्षा परिषद से या न्याय परिषद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद से। संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद की संरचना में परिवर्तन करने की मांग की जाती रही। वर्तमान में सुरक्षा परिषद का गठन औद्योगिक रूप से विकसित देशों के पक्ष में है। इस असंतुलन को सही करने की आवश्यकता को देखते हुए सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों की सदस्यता के रूप में बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद।